दोस्तों आज हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक द्विवेदी युग, जिसका समय काल है 1900 से 1920। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं और डॉक्टर नगेंद्र ने इसे जागरण सुधार काल कहा है। शुक्ल ने द्विवेदी युग को हिंदी की नई काव्यधारा कहा है। गणपति चंद्र गुप्त ने आदर्शवादी प्रबंध परंपरा कहा। द्विवेदी युग के जो लक्षण थे, प्रवृत्तियाँ थी, वो हैं राष्ट्रीयता, सामाजिकता, भक्ति भावना, प्रकृति का चित्रण, इतिवृत्त्यात्मकता अर्थात वर्णन का आधिक्य, बढ़ा चढ़ाकर चीज़ों को बताना, प्रबंध और खंड मुक्तक काव्य, ये तीनों का काव्य लेखन था। इसमें खड़ी भाषा का प्रयोग किया गया था, जिसमें हास्य व्यंग्य शैली। द्विवेदी युग के कवियों को दो प्रकार से वर्णन किया गया था। एक तो द्विवेदी मंडल के कवि थे और एक द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि थे। द्विवेदी मंडल के कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, पंडित रामचरित उपाध्याय और लोचन प्रसाद पांडे। द्विवेदी मंडल के कवि को याद करने की ट्रिक है मैम सी अ प लो, मैं से मैथिली, मैं से महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी से सियाराम शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, पै से पंडित रामचरित उपाध्याय और लोचन प्रसाद पांडे। द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, रूपनारायण पांडे, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामनरेश त्रिपाठी और पंडित नाथुराम शर्मा शंकर। सरस्वती पत्रिका में डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा कि निश्चय ही सरस्वती पत्रिका का संपादन एक बंगाली सज्जन चिंतामणि घोष द्वारा किया गया। इस पत्रिका का सर्वप्रथम प्रकाशन 1900 में किया गया। चिंतामणि घोष इंडियन प्रेस इलाहाबाद के मालिक थे। चिंतामणि घोष के अनुरोध पर नागरी प्रचारणी सभा काशी ने संपादन के कार्य को स्वीकार कर लिया और प्रारंभ में एक संपादन मंडल द्वारा यह कार्य किया गया। इसके लेखक, संपादन मंडल के लेखक थे बाबू श्याम सुंदर दास, राधाकृष्ण दास, जगन्नाथ दास, कार्तिक प्रसाद और किशोरी लाल गोस्वामी। इसको याद करने की ट्रिक है बा राज काकी, बा से बाबू श्याम सुंदर दास, रा से राधा कृष्ण दास, जैसे जगन्नाथ दास, का से कार्तिक प्रसाद, की से किशोरी लाल गोस्वामी। इन सब ने संपादन मंडल में 1901 से 1902 तक कार्य किया। देखो दोस्तों, 1901 से 1903 तक संपादन का कार्य किसने किया? श्याम सुंदर दास ने। 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने और 1920 से 1947 तक देवीदत्त शुक्ल ने। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संपादन मंडल में 1901 से 1920 तक कार्य किसने किया? द्विवेदी ने। ठीक है, इस तरह से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सरस्वती पत्रिका को 20वीं सदी के प्रारंभ काल का विश्वकोश कहा। शुरुआत में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काशी से हुआ था और बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका प्रकाशन इलाहाबाद से किया। तो क्वेश्चन बनता है कि सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन था वो प्रारंभ में कहाँ से हुआ? काशी से, और बाद में कहाँ से हुआ? इलाहाबाद से। तो इसके पहले कवि थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनका जन्म 1864 में और मृत्यु 1938 में हुई थी। पिता का नाम था राम सहाय द्विवेदी। इस कारण इन्होंने अपने वो महावीर के भक्त थे, उन्होंने अपने पुत्र का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी रखा। वे सादगी, सरलता, असलियत के कवि थे। इन्होंने साहित्य को ज्ञान की राशि का सिंचित कोश कहा। संपत्ति शास्त्र की रचना किसने की? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ज्ञान की राशि का सिंचित कोश किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। संपत्ति शास्त्र जो रचना थी वो अर्थ विषयक ज्ञान से संबंधित थी। अर्थ विषयक ज्ञान होता है धन प्राप्ति संबंधी। 1908 में सरस्वती पत्रिका में इनकी भूमिका प्रकाशित हुई जो अर्थ विषयक ज्ञान की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्त्री उपेक्षिता, काव्य उपेक्षिता नामक शीर्षक से लेख लिखे। स्त्री उपेक्षिता लेख को पढ़कर महावीर प्रसाद द्विवेदी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कवियों की जो उर्मिला विषयक उदासीन निबंध लिखा था। कवियों की उर्मिला, ये निबंध का नाम है। यह निबंध भुजंग भूषण भट्टाचार्य उपनाम से लिखा था। यह निबंध 1908 में सरस्वती पत्रिका में छपा। यही निबंध मैथिली शरण गुप्त की साकेत की प्रेरणा बना। कौन सा निबंध?
जो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था भुजंग भूषण भट्टाचार्य उपनाम से, ये साकेत की प्रेरणा बना था। साकेत किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त ने श्लेष शैली में महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रशंसा करते हुए कहा, करते नहीं तुलसीदास मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। अर्थात तुलसीदास पर अगर कृपा नहीं होती तो वो रामचरितमानस नहीं लिख पाते। उसी प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए कहा गया है कि उन्हें हनुमान जी की कृपा से रामचरितमानस की रचना की। वैसे ही महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने काव्य का सर्जन किया है। हिंदी में समालोचना स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को। महावीर प्रसाद द्विवेदी निबंधकार, अनुवादक, संपादक का आचार्य भी थे। ठीक है। इनकी जो प्रारंभिक रचनाएं थी द्विवेदी जी की, प्रारंभिक जो रचनाएं थी वो हैं हे कवित, बलिवर्त, विधि विडंबन, नागरी तेरी यह दशा, सरसों नरगो ठिकाना नहीं, श्रीधर सप्तम। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को द्विवेदी युग का आधार स्तंभ कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि द्विवेदी युग का आधार स्तंभ किसे कहा जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं को दो भागों में बांटा गया था, एक मौलिक और एक अनुदित। अनुदित रचना वह होती है जो पहली बार प्रकाशित की जाए, और मौलिक होती है जो मूल रचना होती है। मौलिक रचना कौन कौन सी थी? काव्य मंजूषा, सुमन, काव्य कुब्ज, अबला विलाप, कविता विलाप, महिला मोद। और अनुदित रचना थी कुमार संभवम, ऋतु संहार और गंगा लहरी। फिर दोस्तों द्विवेदी युग के जो दूसरे कवि हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। इनकी भाषा मातृभाषा बुंदेलखंडी थी। जन्म 1886 और मृत्यु 1964 में हुई। बचपन का नाम लाला मदन मोहन जू, मूल नाम मिथिलादीप नंदिनी शरण। काव्य गुरु, साहित्य गुरु और विद्या गुरु कौन थे इनके? महावीर प्रसाद द्विवेदी। भारतेंदु के विद्या गुरु राजा शिव प्रसाद सिंह। ये रसिकेश, रसिकेंद्र, मधुप उपनाम से लिखा करते थे। कौन लिखते थे इस नाम से? मैथिली शरण गुप्त, है ना। ये राम भक्त थे, राष्ट्रकवि थे और राज्य भाषा के भी सदस्य थे राज्यसभा के। ये ब्रज भाषा में जो कविताएं लिखते थे वो कलकत्ता से निकलने वाली पैश्योपकारक पत्रिका में छपती थी। एक पत्रिका होती थी, पैश्योपकारक नाम था उसका, उसमें छपती थी। इनकी पहली खड़ी बोली की कविता हेमंत थी, जो 1905 में सरस्वती पत्रिका में छपी। इन्होंने 19 खंड काव्य और 3 महाकाव्य लिखकर सर्वाधिक प्रबंध रचना लिखने का श्रेय लिया। क्वेश्चन आता है सर्वाधिक प्रबंध रचनाएं किसने की? तो मैथिली शरण गुप्त ने। मैथिली शरण के खंड काव्य हैं वह कितने थे? तो 19 थे और महाकाव्य 3 थे। इनकी ख्याति प्रबंध रचनाओं के लिए ज़्यादा है, इस कारण इन्हें प्रबंध शिरोमणि के नाम से जाना जाता था। इनके जो 3 महाकाव्य हैं वो है साकेत, जय भारत और विष्णुप्रिया। साकेत 1931 में लिखा था इन्होंने, जय भारत 1952 और विष्णुप्रिया 1957 में। और 3 गीति काव्य थे जिसमें तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनद। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रंग में भंग, जो 1909 में लिखी गई। इसमें राजपूतों की जो आन बान है उसका वर्णन किया गया है। दूसरी रचना है जयद्रथवत, 1910 में लिखी गई, जिसमें राष्ट्र की बलि, वेदी पर नवयुवक, इन सब के बलिदानों का वर्णन किया है। तीसरी भारत भारती है, जो 1912 में लिखी गई, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था, कारागार में डाल दिया था। राष्ट्रकवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। चौथी है पंचवटी, 1925 में लिखी गई थी। पांचवी झनकार। छठी साकेत है, जो इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है, जो 1931 में लिखी गई। इसमें 12 सर्ग हैं। 9वें सर्ग में उर्मिला विरह का वर्णन और मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है इसी जो रचना है साकेत को। 7वीं रचना है इनकी यशोधरा, जो 1932 में लिखी गई, भगवान बुद्ध की पत्नी के विरह का वर्णन है। और 8वीं रचना 1936, जो महाभारत कालीन स्त्रियों का वर्णन है, कुंती, द्रौपदी और कुब्जा। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो है विकटभट्ट, पृथ्वीपुत्र, किसान, हिडिंबा, जामिनी, गुरुकुल, स्वदेश संगीत, अजीत, सिद्धराज, वन वैभव, काबा और करबला। काबा और करबला है, इस नाम से प्रेमचंद का नाटक भी है। मंगलघट, त्रिपथगा, शकुंतला, शक्ति, सैरेंद्री, लाखी का युद्ध, वैतालिक, मेघनाद वध। मैथिली शरण गुप्त हरगीति का छंद में लिखा करते थे। इन्हें राज्य भाषा के प्रश्न काल में हरगीति का छंद में ही प्रश्न पूछा करते थे।
जो साकेत इनकी रचना है, इसमें हिंदी का रामचरितमानस के बाद दूसरा बड़ा राम काव्य है साकेत। साकेत पर आर्य समाज का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। नंदुलारे वाजपेयी के अनुसार साकेत महाकाव्य ना ही तो खड़ी बोली हिंदी का युग प्रवर्तक महाकाव्य है। माइकल मधुसूदन की कविताओं का हिंदी में अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने मधुप उपनाम से किया था। देखो, मधुसूदन और मधुसूदन की जो कविता है वो किस नाम से? मधुप उपनाम से, है ना, याद हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती पर मुसद्दे आली और मुसद्दे कैफी का प्रभाव दिखाई देता है। मैथिली शरण गुप्त जी को निम्न उपनामों से जाना जाता था: द्विवेदी युग का शीर्षस्थ कवि, महावीर के प्रसाद, राष्ट्र कवि, आधुनिक युग का वैतालिक या जादूगर और युग का प्रवर्तक कवि। कौन से युग का? द्विवेदी युग का। ये मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे। कौन? सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त की जो रचनाएं हैं वो है बापू, दुर्वादल, अनाथ, मौर्य विजय और आरदा। इसके बाद है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। इन्हें कवियों का सम्राट कहते हैं। इनका जन्म 1865 में हुआ था। ये सम्राट कवि के नाम से भी विख्यात थे। विद्या गुरु और साहित्य गुरु इनके कौन थे? बाबा सुमेर सिंह, जो ब्रजभाषा के कवि हैं। इन्होंने हरिऔध को सिख धर्म में दीक्षित किया था। इनका पालन पोषण इनके चाचा ब्रह्म सिंह ने किया था। प्रिय प्रवास महाकाव्य है जो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कहा जाता है। क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। इसलिए इन्हें खड़ी बोली का पहला महान कवि भी कहते हैं। प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? महाकाव्य है इसलिए कुल सर्ग 17 हैं। इसमें राधा को विश्व बंधुत्व की समाज सेविका के रूप में दिखाया गया है। इस रचना को मंगलातोषिक पुरस्कार मिला है। प्रिय प्रवास की पहली पंक्ति पूछी जाती है: दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये प्रिय प्रवास की पहली पंक्ति है। इसके बाद शुक्ल ने प्रिय प्रवास को महाकाव्य तो क्या अच्छा काव्य ही नहीं माना। शुक्ल के अनुसार इसमें प्रेम की अंतर्दशाओं का वर्णन है, लेकिन कथात्व की क्षणिकता एवं घटना की हीनता है। शुक्ल कहते हैं इस बात को। प्रियपति, वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, प्रिय प्रवास की पंक्ति है, ये भी पूछी जाती है। हरिऔध की और कौन सी रचनाएं हैं? प्रिय प्रवास 1914 में लिखी गई। पद्मप्रसून है जो 1925 में, बोलचाल 1928, चौखे चौपदे 1932 में, चुपते चौपदे 1932 में और पारिजात 1937, रसकलश 1931, वैदेही वनवास 1940। ये जो बोलचाल, चौखे चौपदे और चुपते चौपदे हैं, ये बोलचाल में इनमें मुहावरों की लड़ी और झड़ी है ना, लड़ी झड़ी, और ये मुक्तक काव्य में लिखा गया है। एक ये नासिरा शर्मा को पारिजात उपन्यास पर 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। पारिजात हरिऔध की भी है और पारिजात एक उपन्यास भी है जो नासिरा शर्मा का है। ठीक है। रसकलश है जो रीति ग्रंथ से संबंधित है और वैदेही वनवास है जिस पर आर्य समाज का प्रभाव है। हरिऔध की जो रचना है वो ब्रजभाषा में भी लिखी गई थी। तो ब्रजभाषा में कौन कौन सी रचना है? प्रेम कांता, प्रेमांबु प्रवाह, प्रेमांबु प्रश्रवण। हरिऔध जी की गद्य की पहली रचना वेनिस का बाका, जो इनकी अनुदित रचना है। ठीक है। इनका उपन्यास है प्रेम कांता, जो पहला उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल। अधखिला फूल पूछा जाता है कई बार। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का सूरदास कहते हैं इन्हें। किसे? हरिऔध को। ये सब किसने कहा? गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार। हरिऔध ने कबीर पंचावली का संपादन किया। इसको कबीर पंचावली भी कह सकते हैं या कबीर वचनावली के नाम से भी आ सकता है। इनके काव्य की प्रथम पंक्ति कौन सी है? कविता करके तुलसी न लसे, कविता ने पाली तुलसी की कला। ऐसा किसने कहा था? हरिऔध ने। ठीक है। अर्थात चाहे कविता करके तुलसी प्रसन्न हो या ना हो, लेकिन उनकी कविताओं में कला अपने आप ही आ जाती है, ऐसा हरिऔध जी ने तुलसीदास के लिए कहा था, अर्थात उनकी प्रशंसा की थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1910 में पुरुषोत्तम दास टंडन ने की। इनके पहले अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। हरिऔध जी 2 बार अध्यक्ष रह चुके इसके। किसके? हिंदी साहित्य सम्मेलन के। ठीक है। रामचरित उपाध्याय है अगले। ये हिंदी में सूक्ति काल के रूप में प्रसिद्ध थे। इनकी रचनाएं हैं देवदूत, देवसभा,
सुक्ति, मुक्तावली, राष्ट्रभारती, विचित्र विवाह और रामचरित चिंतामणि। रामचरित चिंतामणि है ये रामचरित उपाध्याय का प्रबंध काव्य है। ठीक है। अगले कवि हैं लोचन प्रसाद पांडे। इनकी केवल रचनाएं ही पूछी जाती हैं। दो प्रवासी, मेवाड़ गाथा, महानदी, पद्म पुष्पांजलि, मृगी दुख मोचन। इसके बाद है श्रीधर पाठक जो ब्रजभाषा का दामन छोड़कर खरी बोली अपनाने वाले हैं। ये कवि श्रीधर पाठक ये पहले ब्रजभाषा में लिखा करते थे, उसके बाद खड़ी बोली में लिखने लगे। नगेंद्र ने श्रीधर पाठक को पहले खड़ी बोली का समर्थ कवि कहा है। किसने कहा? नगेंद्र ने। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? श्रीधर पाठक। प्रकृति के उद्दीपनकारी घेरे को तोड़कर स्वतंत्र प्रकृति चित्रण करने वाले श्रीधर पाठक हैं। प्रकृति के आलम्बन रूप को दिखलाने वाले श्रीधर पाठक। इन्होंने प्रकृति को श्रेयस्कारी भी कहा है। ये एकमात्र ऐसे कवि हैं जो प्रकृति को श्रेष्ठ आलम्बनकारी व प्रकृति को चमत्कारी नायिका की संज्ञा देने वाले हैं। ये ही कवि हैं जिन्होंने प्रकृति को स्वरूपी नायिका कहा है, अर्थात इन्होंने सबसे ज़्यादा जो वर्णन किया है वो प्रकृति का किया है। इनकी रचनाएं हैं जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, स्वर्गीय वीणा, धन विनय, देहरादून, मनोविनोद, वनाष्टक और भारत गीत। इसके बाद है मुकुटधर पांडे। ये द्विवेदी काल के प्रगतिकार सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इनकी कविताओं में छायावाद की कविताओं का पूर्वाभ्यास दिखाई देता है। मुकुटधर पांडे की रचना है पूजा का फूल, प्रेम प्रबंध, आंसू और कानन कुसुम। छायावाद नाम देने वाले मुकुटधर पांडे हैं। यह नामकरण 1920 में श्रुति शारदा पत्रिका में दिया गया। मुकुटधर पांडे ने छायावाद को रहस्यवाद भी कहा है। क्वेश्चन आता है छायावाद को रहस्यवाद की संज्ञा किसने दी? मुकुटधर पांडे ने। शुक्ल ने छायावाद को स्वच्छंदतावाद नाम दिया है। अब देखो शुक्ल ने क्या है? स्वच्छंदतावाद कहा छायावाद को, और मुकुटधर पांडे ने रहस्यवाद। अगले कवि हैं रूपनारायण पांडे। इनकी रचना है वन विहंगम, दलित कुसुम, पराग, कविता संग्रह ग्रंथ। इसके बाद है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। ये श्रृंगार रस की कविता स्नेही उपनाम से लिखते थे। ये देशभक्ति की कविता त्रिशूल उपनाम से भी लिखा करते थे। कौन? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। ये कवि सम्मेलनों का कवि है। रचनाएं कृषक क्रंदन, करुणा कादम्बनी, प्रेम पच्चीसी, प्रेम पचासा भारतेंदु की भी है। प्रेम पच्चीसी तो इनकी है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की, और एक प्रेम पचासा है जो भारतेंदु की है। त्रिशूल, त्रिशूल तरंग, राष्ट्रीय वीणा, कुसुमांजलि। इसके बाद है राय देवी प्रसाद पूर्ण। ये द्विवेदी काल में कुंडलियाँ छंद में लिखते थे। इनकी रचनाएं हैं स्वदेशी कुंडल, राम रावण विरोध, मृत्युंजय और बसंत वियोग। इसके बाद राम नरेश त्रिपाठी। इनकी रचना है मिलन 1917 में लिखी गई, पथिक 1920 में लिखी गई, मानसी 1927 में, स्वप्न 1929 और कविता कौमुदी। इसके बाद काल्पनिक पथिक स्वप्न काल्पनिक प्रेम गाथाओं को आधार मानकर लिखी गई रचनाएं हैं ये। जबकि जो मानसी स्फुट है वो फुटकर कविताओं का संग्रह है ना। रामनरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी प्रसिद्ध रचना है। इसके दूसरे भाग में ग्राम गीतों का संकलन है। इसमें हिंदी, उर्दू, संस्कृत, बंगाली गीतों का संकलन भी है। इसके बाद है पंडित नाथुराम शर्मा शंकर। ये शंकर उपनाम से लिखते थे। मूल नाम इनका शंकर था। उपाधि मिली इनको कविता कामिनी कांत, साहित्य सुधाकर और भारतेंदु प्रज्ञेंदु। इनकी रचना है शंकर सर्वस्व, शंकर सरोजनी, अनुराग रत्न, गर्भरंडा रहस्य जो प्रबंध रचना है। यह रचना विधवाओं के बारे में वर्णन करती है। इसमें अतिशयोक्ति के लिए जाने जाते हैं ये हिंदी में। इनकी प्रसिद्ध जो पंक्ति है वो है देशभक्त वीरों मरने से तनिक नहीं डरना होगा, है ना। इसके बाद हैं ठाकुर गोपाल शरण सिंह। इनकी रचनाएं हैं माधवी, मानवी, संचिता, ज्योतिषमती। इसके बाद गिरधर शर्मा नवरत्न जिनकी रचना है मातृवंदना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी मातृवंदना के नाम से कविता लिखी है। रामधारी सिंह दिनकर हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट हैं। ये राष्ट्रकवि और राज्यसभा के सदस्य थे। ओजगुण, अनल, अधर्य के कवि थे। इन्हें युगचारण की कहा जाता है, युगचारण की संज्ञा दी गई है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? रेणुका, रसवंती, रश्मिरथी, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा। कुरुक्षेत्र यह खंड काव्य है। इसमें 7 सर्ग हैं।
युद्धों के कारणों का उल्लेख भी है। इसमें संस्कृति के 4 अध्याय हैं। इस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। अगली रचना है उर्वशी। इस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उर्वशी रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की भी है और रामधारी सिंह दिनकर की भी है। ये द्विवेदीकालीन ब्रजभाषा के कवि कौन कौन से हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर और सत्यनारायण कवि रत्न, है ना, लिखते जाना आप अपने नोटबुक में। इसके बाद है श्रीधर पाठक जो स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं, मुकुटधर पांडे छायावाद के, जगन्नाथ दास रत्नाकर भक्तिकाल और रीतिकाल के बीच के, और सत्यनारायण कविरत्न भक्तिकाल व आधुनिक काल के बीच की कड़ी है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भक्ति काल और आधुनिक काल के बीच की कड़ी कौन है? तो सत्यनारायण कविरत्न। इसी तरह से ऊपर के क्वेश्चन है। इसके बाद है जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये उर्दू में जकी उपनाम से लिखते थे। जकी, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं जो जकी उपनाम से लिखा करते थे। बाद में ये ब्रजभाषा में लिखने लगे। इनकी रचनाएं हैं बिहारी रत्नाकर, उद्धव शतक, कलकाशी, गंगा अवतरण, हिंडोला, हरीशचंद्र और वीराष्टक। इन्होंने पाप के ग्रंथ ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का हिंदी में अनुवाद समालोचना दर्श नाम से किया था। इसके बाद है सत्यनारायण कविरत्न जिनकी रचना है भ्रमर गीत, प्रेमकली, हृदय तरंग, होरोशास। लॉर्ड मैकाले की रचना का अनुवाद है इसमें। उत्तर रामचरित, इसमें संस्कृत के भवभूति के नाटकों का अनुवाद है। और मालती माधव, इसमें संस्कृत के भवभूति के नाटकों का अनुवाद इसमें भी है और ऊपर जो रचना है उसमें भी है। ठीक है। इनकी मधुर काव्य रचना व सरसवाणी के कारण इन्हें ब्रज कोकिल नाम से कहा जाता है। किसे? सत्यनारायण कविरत्न को ब्रज कोकिल नाम से भी कहा जाता है। सत्यनारायण कविरत्न को हिंदी साहित्य का मेरू पर्वत भी कहा जाता है और हिंदी साहित्य का अमूल्य खजाना भी कहा जाता है। तो यही हमारा द्विवेदी युग समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।